एक बार फिर से हम चलिए पढ़ते हैं सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। उसमें हम एक टॉपिक है भाषा विज्ञान, पहला टॉपिक है भाषा विज्ञान, दूसरा टॉपिक हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर उसमें सभी हमारे आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल को हम पढ़ेंगे और फिर हमारा लिस्ट एंड लास्ट है काव्यशास्त्र। काव्यशास्त्र को भी पढ़ना बहुत मोस्ट ही इम्पॉर्टेंट है। तो अभी पहले हम भाषा विज्ञान को पढ़कर ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे हर टॉपिक को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम वैदिक संस्कृत को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वैदिक संस्कृत के सभी रूपों को, परिभाषाओं को, किस प्रकार से वैदिक संस्कृति आई, फिर लौकिक संस्कृति, फिर पाली, फिर प्राकृतिक और अपभ्रंश अवस्था। तो यहाँ पे हम देखेंगे वैदिक संस्कृति की विशेषताएं। इसके पहले की क्लासेज आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की पुस्तक पढ़ें, नाम से लिस्ट बनी है, आप उसमें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैदिक संस्कृति की विशेषताएं। वैदिक संस्कृति एक श्लिष्ट योगात्मक भाषा है। ठीक है, भाषा जब पहला रूप इसका प्रारंभ हुआ था तो क्या था कि अश्लिष्ट थी। ठीक है, उसमें कोई नियम व्याकरण नहीं था, लेकिन उसके बाद वैदिक संस्कृति में क्या हुआ कि श्लिष्ट योगात्मक भाषा आई। इसी में ही सभी वेदों की रचना हुई है। इसी भाषा के अनुरूप वैदिक संस्कृति में संगीतात्मकता, बलात्मकता दोनों ही स्वराघात मौजूद होते हैं। ठीक है, दोनों मतलब उसके अक्षरों में जो क्या है कि बल रहता है और लय तुक सब मिला हुआ रहता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है वैदिक संस्कृति में 3 लिंग होते हैं। ठीक, आप ये जानते होंगे कि हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। वचन उसी तरह वचन भी है कि 2 वचन होते हैं और संस्कृत में 3 वचन होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। ठीक, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप अपने नोट्स में जरूर लिखिएगा। 3 वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक, और 8 विभक्तियां होती हैं, कर्ता, संबोधन, कर्म, करण, संप्रदान, कारक, मतलब जितने भी कारक हैं सब विभक्तियां होती हैं। तो यहाँ पे वैदिक संस्कृति में इनका प्रयोग मिलता है। वैदिक संस्कृति में धातुओं के रूप में आत्मने और परस्मै 2 पद में चलते हैं, और कुछ धातुएं उभयपदी भी होती हैं, उभयपद मिलते ही हैं संस्कृत में। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ठीक, ये हमारे व्याकरण के आचार्य हैं, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि और द्वंद्व, यही 4 समास ये मानते हैं। ये देखिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए समास तो हम आज तक यही पढ़ते हैं कि 6 हैं, लेकिन कुछ आचार्यों द्वारा समास को केवल 4 ही समास को माना गया है। ठीक है, 2 समास को इसमें से हटा दिया गया है। ठीक, अव्ययी भाव समास को हटा दिया गया है और द्विगु समास को यहाँ से हटा दिया गया है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि भोलानाथ तिवारी ने कुल 4 समास माने हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसमें वैदिक संस्कृति में काल एवं भाव, क्रियार्थ मिलकर कार्य के क्रिया के 10 प्रकार के रूपों का प्रयोग मिलता है। ठीक, 4 लकार होते हैं, लटित लकार, वर्तमान काल, लिट लकार, परोक्ष या संपन्न, तीसरा है हमारा लिट लकार, अन्नतन या संपन्न, और चौथा है लुंग लकार, सामान्य भूत। ठीक, 6 भाव होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 6 भाव होते हैं। तो लोट वृद्धि लिंग, आशीर्वाद लिंग होता है, और लिंग होता है, लेट होता है, और 6वां है आपका लोट। तो यहाँ पे कुल 6 होते हैं। तो आगे है क्रिया के 10 काल और भाव भेद को ही लकार कहते हैं। जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनके 10 कालों को, भाव भेदों को ही क्या कहा जाता है, लकार कहा जाता है। वैदिक संस्कृति में विकर्ण की भिन्नता के अनुसार धातुओं के 10 गण, ठीक, 10 गण को विभक्त किया गया है। गण, विकर्ण, गण और विकर्ण। ठीक, देखिए यहाँ बता दिया है कैसे किया गया। भवादिगण, आदादिगण, जुहादिगण, दिवादिगण और स्वादादिगण। ठीक है, तो यहाँ पे भवादिगण में अ आते हैं, तुदादि आती हैं, तुदादि में आ आता है, विकर्ण रहित होता है, रुदादि में ना आता है। तो यहाँ पे गण आप जानती होंगी, गण के प्रकार। अगर आपने छंद को पढ़ा हुआ है तो उसमें गणों का किस तरह से ज्ञात किया था वो वहाँ पे बताया जाता है कि यह माता राजभान सलगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ भी गणों को
यहाँ पे बताया गया है। दिवादी गढ़ होते हैं और दिवादी गढ़ का क्या होता है, यह होता है, क्रियादी गढ़ में ना होता है। तो यहाँ पे ये गढ़ों के पहचानने के अक्षरों के नियम को बता दिया गया है। आगे हम चलिए पढ़ते हैं लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के बाद हमारा लौकिक संस्कृति बन जाता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं का वह रूप जिसका पतंजलि के अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है वह है लौकिक संस्कृति। इसमें 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई हैं। वैदिक संस्कृति की 4 ध्वनियाँ ल और लृह, जीवा, मूली, उपधामनी के लुप्त होने के से लौकिक संस्कृति की कुल 48 ध्वनियाँ ही शेष बची हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप पहले ही पढ़े थे कि वैदिक संस्कृति में कितनी ध्वनियाँ थी कुल। वैदिक संस्कृति में कुल ध्वनियाँ थी हमारी 52। कितनी ध्वनियाँ थी कुल 52 ध्वनियाँ थी, जिसके बारे में हम पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए कुल 52 ध्वनियाँ थी, 52 ध्वनियाँ थी, जिसमें से इसमें कहा जा रहा है 4 ध्वनियाँ क्या हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा पाली है। प्रथम प्राकृत पाली का अर्थ बुद्ध वचन, पारथ तीति बुद्ध इति पाली होने से शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ। पाली ही त्रिपिटक, पाली भाषा में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। प्रश्न बनेगा कि त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई, तो किस भाषा में, पाली भाषा में। त्रिपिटक की संख्या कितनी है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। यहाँ पे देखिए इन रचनाओं का नाम दे दिया गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से ही अशोक के पुत्र महेंद्र त्रिपिटकों के साथ लंका गए, मतलब अपने ग्रंथों को लेकर लंका गए थे। वहां लंका नरेश पट्टनायक ईस्वी पूर्व 291 के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक बुद्धों के उपदेश का संग्रह बद्ध हुआ। पाली भारत की प्रथम देश भाषा बनी। ठीक, तो जब भाषा अपभ्रंश नहीं हुई थी तो यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता था कि भारत की प्रथम देश भाषा क्या थी। सबसे पहले भारत की प्रथम देश भाषा क्या थी, तो यहाँ पे उत्तर है आपका पाली। क्या थी प्रथम भाषा, पाली थी। नेक्स्ट हम देखते हैं शुद्ध पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का ही सार है। इस पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं जो निम्न हैं: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अगुंतर निकाय और खुद्दक निकाय। निकाय में कुल 15 ग्रंथ हैं। ठीक, निकाय में कुल कितने रखे गए हैं, 15। खुद्दक पाठ, धम्मपाद, उदान, इतिपुक, सुत्त निपात, विमान वत्थु, वेद पत्थु, थेर गाथा। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, ये थेर गाथा जो है बार बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि थेर गाथा क्या है। और थेरी गाथा, जातक, निर्देश, देखिए जातक कथाएं भी आप सुने होंगे, जातक कथाएं। तो किससे, एक प्रश्न बनता है जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, तो किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। थेर गाथा ग्रंथ किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमारे यूपी टीजीटी पीजीटी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस प्रश्न को जरूर आप नोट डाउन कर लीजिए। अपदान, बुद्ध दवंश एवं चर्या पिटक। ठीक, यह भी इम्पॉर्टेंट है आपका चर्या पिटक। तो यहाँ पे जिन चीज़ों को बताते जा रहा है कि हाँ इनको लिख लो, तो इसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा। बाकी ऐसे ही हम इसको पूरा समझ कर पढ़ते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं अब इसमें। विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमों के लिए दी थी। ठीक, विनय पिटक में निम्नलिखित ग्रंथ हैं: महावग्ग, चुल्लवग्ग, पाचित्य, पाराजिक, परिवार। तो यहाँ पे मोस्ट इसमें एक ये है महावग्ग, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अभिधम्म पिटक में चित्त, चैती, सिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। शुद्ध पिटक के उपदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर ही वस्तुतः अभिधम्म पिटक का क्या हुआ था, विकास हुआ था। तो यहाँ पे प्रश्न ऐसे बनेगा कि अभिधम्म पिटक का विकास कैसे हुआ था, तो शुद्ध पिटक के उपदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर इनका विकास हुआ था। अभिधम्म में भी देखिए 7 ग्रंथ आते हैं। अब कौन कौन से आते हैं, धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल, पंच अति, कथा बथु,
यमक और पठान। तो ये देखिए, ये दोनों ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पूछे जाते हैं कि अभिधर्म पिटक में कि ये जो कथावत व यमक ग्रंथ हैं ये किसके भाग हैं, सुत्त पिटक के भाग हैं कि अभिधम्म पिटक के भाग हैं। इस प्रकार ये प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है, पाली में त्रिपिटक साहित्य के अलावा अट्ठकथा साहित्य मिलिंद पन्हों, दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथों में भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये आपका मिलिंद पन्हों ये पूछा जाता है। ठीक, मिलिंद पन्हों ग्रंथ जो है और महावंश ग्रंथ है ये किससे संबंधित है। हर लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर लाइन बहुत, इन लाइनों में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं आपको बताते चल रही हूँ, तो उसे आप ज़रूर लिख लीजिएगा कि मिलिंद पन्हों और महावंश ये दोनों क्या हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मित्रों आप इसको ज़रूर लिखते हुए चलिए। आगे देखते हैं, इन ग्रंथों में अनुशीलन से पता चलता है कि पाली का प्रचार न केवल उत्तरी भारत में था अपितु वर्मा, लंका, तिब्बत, चीन आदि देशों में विस्तारित था। अब ये देखिए प्रश्न एक बनेगा कि पाली भाषा का विकास कहाँ पर नहीं हुआ था या कहाँ कहाँ हुआ था। तो ये आपको पता रहना चाहिए, वर्मा, तिब्बत, लंका, चीन, ये इन देशों में। तभी देखिए आज भी बौद्ध धर्म लगभग 80% जनता क्या है, बौद्धिस्ट है। ठीक, लंका में हो चाहे तिब्बत में हो, चीन तो बौद्ध धर्म का एकदम अनुयायी ही है। तो यहाँ पे देखिए जाके बौद्ध के अनुयायियों ने इनका प्रचार किया था। अट्ठकथा साहित्य के प्रणेता आचार्य बुद्धघोष बतलाए जाते हैं। तो यहाँ पे बुद्धघोष की रचना क्या है, अट्ठकथा साहित्य, जिनका समय ईसा की 5वीं शताब्दी निश्चित किया गया है। बुद्धघोष कृत विशुद्ध मार्ग, ठीक, विशुद्ध मार्ग जो है एक रचना है बुद्धघोष की है, को बौद्ध सिद्धांतों का कोश कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पे बौद्ध सिद्धांतों का कोश किसको कहा गया है, बुद्धघोष की रचित विशुद्ध मार्ग को। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं जो निम्नलिखित हैं, कच्चान व्याकरण, मोग्गलान व्याकरण और सद्य नीति। तो यहाँ पे देखिए पाली भाषा में भी व्याकरण ग्रंथ लिखे गए हैं, केवल हिंदी भाषा में ही नहीं लिखे गए हैं, पाली भाषा में भी लिखे गए हैं। क्या है, कच्चान व्याकरण 7वीं शताब्दी के रचयिता महाकच्चायन माने जाते हैं। कालक्रम में यह सर्वप्राचीन पाली व्याकरण है। सबसे प्राचीन पाली व्याकरण क्या है, कच्चान व्याकरण। कच्चान व्याकरण को कच्चान गंध या सुसंधि कप भी कहा जाता है। कच्चान व्याकरण में 4 कप, ठीक, 4 कप, ये कप जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए ये पूछे जाते हैं, संधि कप, नाम कप, अख्यात कप और कि विधान कप। 23 परिच्छेद और 675 सूत्र इसमें हैं। तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसे लिखिए, कच्चायन व्याकरण की रचना कब हुई थी, 7वीं शताब्दी में। रचनाकार कौन है, महाकच्चायन है। और इसमें कुल कितने परिच्छेद हैं, कुल 23 परिच्छेद हैं और 675 सूत्र। ठीक, इस तरह से आप इसको लिख के याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए याद कैसे होगा, याद ऐसे नहीं कि हम एक बार वीडियो देख लिए तो याद हो जाएगा, एक बार बुक को पढ़ लिए तो याद नहीं, बार बार उसको पढ़िए। कम से कम एक बुक को 10 बार पढ़िए, एक वीडियो को कम से कम 10 बार सुनिए। आप कहीं टहल रहे हैं, आप उसको सुनते रहिए ब्लूटूथ लगाकर, या कोई काम कर रहे हैं तो सुनते रहिए। इस तरह से ही आपको याद होगा। बार बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवीजन से ही याद होता है, फिर हमें भूलता नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मुग्गलान व्याकरण के रचयिता मुग्गलान हैं। इन्होंने ही इस पर वृत्ति और पंचिका लिखी है। मुग्गलान श्रीलंका के अनुराधपुर के थूपाराम बिहार में रहते थे तथा वे अपने समय के संघराज थे। मुग्गलान व्याकरण पाली व्याकरण में पूर्णतः तथा गंभीर श्रेष्ठ व्याकरण है। इस व्याकरण में कुल कितने सूत्र हैं, 817। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। मुग्गलान व्याकरण अब कंप्लीट हो गया। आगे सद्य नीति व्याकरण, तो ये 1154 में लिखा गया था। इसके रचयिता बर्मी भिक्षु अंगवंश थे। ये अंग पंडित तृतीय भी कहलाते थे। सद्य नीति व्याकरण 3 भागों में बटा हुआ है। इसमें कुल कितने अध्याय हैं, 27 और 1391 सूत्र से यह बना हुआ है।
विभिन्न विद्वानों द्वारा पाली शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित ढंग से बताई जाती है। तो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये देखना है कि पाली शब्द की व्युत्पत्ति मतलब ये कैसे उत्पन्न हुआ है। चलिए आगे देखते हैं कैसे हुआ है उत्पन्न। तो ये जो डायग्राम है ये जरूर बहुत याद करने योग्य, ये प्रश्न आते रहते हैं पेपर में बराबर। आचार्य विदुशेखर ने देखिए क्या कहा है, पाली की उत्पत्ति कैसे हुई, पंक्ति से फिर पत्ती से फिर पट्टी से और पल्ली से फिर पाली बना। मैक्स वालेसर ने बताया है कि पाटलिपुत्र या पाली से। भिक्षु जगदीश काश्यप ने बताया है पर्याय से फिर पाली आय से फिर पाली आय फिर पाली बन गया है। और फिर यहाँ पे भंडारकर व वाकर नागल ने बताया है प्राकृतिक, पाठक, पाड़, पाउल और पाली, मतलब इन शब्दों से बनते बनते लास्ट में क्या आ गया है, पाली शब्द की व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति हुई है। कौशाम्बी ने बताया है पाल और पाली, मतलब पाल एक राजवंश था उसके नाम उस समय से लेकर फिर पाली से। उदय नारायण तिवारी ने देखिए क्या बताया है, पा फिर री फिर ली फिर पाली बन गया। तो इस प्रकार से पाली की उत्पत्ति बताई गई है। पाली भाषा के प्रदेशों को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, मतलब ये कहाँ कहाँ ये भाषा फैली हुई थी। तो देख लेते हैं कौन कौन से विद्वान कौन सी क्षेत्र में इसको मानते हैं। तो श्रीलंकाई बौद्ध तथा चाइल्डर्स ये मगध क्षेत्र मानते हैं, ठीक, ये मगध क्षेत्र मानते हैं। वेस्टरगार्ड और स्टैनेकोनो उज्जैनी और विंध्य क्षेत्र मानते हैं। ग्रियर्सन व राहुल मगध। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है ग्रियर्सन ने किसको माना है, सुनीति कुमार चटर्जी ने किसको माना है, ओल्डेनबर्ग ने कलिंग माना है, रीच डेविड डीलमैन ने कौशल माना है, सुनीति कुमार चटर्जी ने मध्य देश की बोली माना है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देवेंद्र नाथ शर्मा ने मथुरा के आसपास का भूभाग माना है, मतलब एक तरह से उत्तर पूर्वी क्षेत्र। उदय नारायण तिवारी इन्होंने माना है मध्य देश की बोली। तो ये देखिए दो लोगों का क्या है कि दो लोगों ने एक ही तरह माना है मध्य देश की बोली, और एक हमारे मगध मानते हैं ग्रियर्सन जी। तो यहाँ पे इन तीनों का ही बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम इसको याद रखें। सर्वसम्मति से विद्वानों ने पाली भाषा का प्रदेश मध्य देश की बोली को स्वीकार किया। देखिए मैंने भी पहले बताया ना, दो लोगों ने माना है। तो यहाँ पर उदय नारायण तिवारी और किसने माना है, उदय नारायण तिवारी और सुनीति कुमार चटर्जी ने, ठीक है। इस प्रकार से पाली की वर्ण संगठना व ध्वनि अब देखिए क्या है। तो इसमें कुल कितनी ध्वनियाँ हैं, 43 और 41। किसके कंचायन के अनुसार 41 है और मोगलांग के अनुसार 43 है। कंचायन के अनुसार पाली में 8 स्वर 33 व्यंजन होते हैं और मोगलांग के अनुसार 10 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, ठीक। यहाँ इस प्रकार से हम पाली का पूरा क्रम देख रहे हैं। पाली में वर्णों को निम्न ढंग से किया जाता है। किस प्रकार से, देखिए यही डायग्राम है। इस प्रकार से किया जाता है कि ह्रस्व में अ ई उ ए और अ, दीर्घ में आ ई उ ए और अ, व्यंजन में क वर्ग को लिया जाता है, च वर्ग को लिया जाता है, ट वर्ग को लिया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। त वर्ग में त थ द ध न को लिया जाता है, और प वर्ग प फ ब भ म और य र ल व श ह र और अंग, ठीक। इतने अक्षरों को यहाँ शामिल किया गया है। पाली भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं। अब देखते हैं पाली भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। देखिए अनुस्वार अंग पाली में स्वतंत्र ध्वनि है जिसे पाली व्याकरण ने निगहित नाम से अभिहित किया है। बिंदु निगहित। टर्नन के अनुसार पाली में वैदिक की भांति ही संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों स्वरघात होते हैं। ग्रियर्सन और भोलानाथ तिवारी पाली में बलाघात स्वरघात मानते हैं, जबकि जूल ब्लॉक जो हैं स्वरघात को नहीं मानते थे, ठीक। यही तो पूछता यही है कि किसने स्वरघात को नहीं माना है पाली भाषा में। तो किसने नहीं माना है, जूल ब्लॉक ने। पाली में 3 लिंग 3 वाच्य 2 वचन, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि होते हैं, और 2 वचन होते हैं का प्रयोग मिलता है। पाली में द्विवचन नहीं होता है, एक वचन होते हैं, बहुवचन होते हैं, और द्विवचन नहीं होता है। पाली हलंत रहित होती है। देखिए संस्कृत में हमने संस्कृत से सब कुछ इसका मैच करता है कि 3 लिंग हैं,
3 वाच्य हैं और 2 बस खाली वचन नहीं मैच करता। वचन इसमें क्या है, एक हटा दिया गया है, एक वचन और बहुवचन हो गया। और ये हिंदी भाषा आते आते यहाँ पे लिंग भी 2 और वचन भी 2 यहाँ पे हो जाते हैं। तो पाली में द्विवचन नहीं होता, पाली हलंत रहित होता है, अर्थात जो माँ में ये हलंत लगता है ये पाली में नहीं होता है। 6 कारक होते हैं, 8 लकार होते हैं तथा 8 गण युक्त भाषा होती है। ठीक, तो 8 गण हमारे छंद में भी लिए गए हैं। प्रथम प्राकृत पाली के अंतर्गत अभिलेखी प्राकृत, शिलालेखी, शिला में जो पत्थरों पर लिखावट होती थी वह सब आते हैं। अधिकांश लेख शिला पर अंकित होने का इनकी संज्ञा शिलालेखी प्राकृत हुई है। प्राकृत द्वितीय प्राकृत, मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया है। प्राकृत की व्युत्पत्ति के संबंध में 2 मत प्रचलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 मत प्रचलित हैं कि प्राकृत भाषा का जन्म कैसे हुआ। प्राकृतिक प्राचीन जनभाषा है, ये एक मत है, और दूसरा हमारा है प्राकृतिक की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ठीक, तो इन 2 मतों को हमको याद रखना है यहाँ पे कि प्राकृतिक की उत्पत्ति कैसे हुई है। आगे हम बढ़ते हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 7 मुख्य प्राकृत, ठीक, भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में 7 मुख्य प्राकृतिक और 7 गौड़ विभाषा की चर्चा की है। अब देखिए कौन कौन से हैं 7 मुख्य प्राकृत। मागधी का है साबरी, अवंतिजा का है आभिरी, प्राच्या का है, देखिए प्राच्या पूछा जाता है, और मागरी भी पूछा जाता है। सूरसैनी का अर्थात सौरसैनी जो है उसका सचरी, प्राच्या का चांडाली है, अर्धमागधी का द्रावड़ी, बाहलिक का उद्दरजा, और दक्षिण पात्य मतलब महाराष्ट्र का क्या है वनेचरी। ठीक है, तो इनकी गौड़ विभाषा क्या है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इन्हें हमें याद ही करना है, इनको नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम वररुचि 7वीं शताब्दी के जो हैं उन्हीं का आता है। इनके व्याकरण का नाम प्राकृत प्रकाश है। यहाँ पे देखिए अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आगे कि वररुचि, प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है, वररुचि की है, और इसमें कितने परिच्छेद हैं 12। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लें। वररुचि ने प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ में प्राकृत भाषा के 4 भेद बताए हैं, महाराष्ट्री, पैसाची, मागधी और सौर सैनी। हेमचंद ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृतिक व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 और भेदों की चर्चा की है। ठीक, तो कौन कौन से भेद हैं, आरसी, अर्धमागधी, चूलिका, पैसाची और अपभ्रंश। तो यहाँ अब आगे बढ़ते हैं। हेमचंद को प्राकृतिक का पाणिनि कहा जाता है, ये बार बार आने वाले प्रश्न हैं। प्राकृत का पाणिनि किसको कहा जाता है, हेमचंद को कहा जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद ने भट्टी के समान एक द्वाश्रव्य काव्य की रचना की है। ये देखिए ये क्या है, नेट 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। और प्राकृतिक व्याकरण ये भी प्रश्न नेट में आया हुआ है। ये प्रश्न यूपी टीजीटी पीजीटी सब में आने वाले प्रश्न हैं, तो इनको आप जरूर नोट डाउन कर लें। तो हेमचंद की चूलिका पैसाची को ही आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। ठीक है, तो क्या कहा है, हेमचंद की चूलिका पैसाची को ही आचार्य दंडी ने किसको कहा है, भूत भाषा कहा है। तो यहाँ प्रश्न ऐसे बनेगा कि आचार्य दंडी ने किसको भूत भाषा कहा है। तो यहाँ पे आप चूलिका पैसाची, ठीक, पैसाची से ही आप समझ जाइएगा कि किसको कहा है, चूलिका पैसाची को। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम प्राकृतिक के बारे में पूरा पढ़े हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम पढ़ेंगे महाराष्ट्रीय प्राकृतिक व्याकरण। ठीक, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।